हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा संचालित सीडीपीओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले इतिहास का कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसका व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये देखिए इतिहास का पहला सीरीज है, ये कई सीरीज इसका चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है। तो ए में दिया हुआ है इंडियन ओपिनियन, बी में नेशनल हेराल्ड, सी में दिया है लीडर और डी में दिया हुआ है द पायनियर और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए बीपीएससी में जो है बीपीएससी द्वारा लिया जाने वाले कोई भी एग्जाम में आपको ई ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें कि दिया जाता है उसमें से कोई नहीं या उसमें से एक से अधिक। मतलब तो देखिए हम लोग देखेंगे क्या होगा कि पूछ रहा है क्या कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र, तो जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होता था उसका समाचार पत्र का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो है ये महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए जाते थे। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। ठीक है, जो गांधी जी जो है महात्मा गांधी जो जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके मित्र मदनजीव के सुझाव पे 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक, अब देखिए इसके विषय में और विस्तार से जानेंगे। तो और इस समाचार पत्र का जो है मनसुखलाल जो है इसका संपादक था, प्रमुख संपादक। ठीक है, अब देखिए बी में दिया हुआ है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड जो है ये भी एक समाचार पत्र है, लेकिन इसका शुरुआत जो है 1938 में किया गया था। लेकिन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और सी में देखिए दिया हुआ लीडर। तो लीडर भी एक समाचार पत्र ही है। तो इसका प्रकाशन जो है ये मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और डी में दिया हुआ है द पायनियर। द पायनियर समाचार पत्र जो है इसका शुरुआत जो है 1876 से किया गया था और इसका शुरुआत जो है वो इलाहाबाद से शुरू हुआ था। ठीक है, ठीक है, और ये एक तरह से हिंदी भाषी समाचार पत्र था, हिंदी भाषा में ही छपता था। ठीक है, अब देखिए पायनियर के विषय में एक चीज हम लोग और समझ लेंगे। पायनियर जो है जब लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लगाया था, तो उस वक्त जो है द पायनियर जो है इस एक्ट का समर्थन किया था। ठीक है, अगर इस तरह से पूछा जाए कि कौन सा समाचार पत्र है जिसने कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया, तो वो द पायनियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या कि महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो ये इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। तो ए में दिया है ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी में है हिंदू महासभा, सी में दिया हुआ है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी में है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और ई में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसमें हम लोग को ये बताना है कि कौन सा संस्था है जिसने 1920 में अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय होम रूल लीग। ठीक है, अखिल भारतीय होम रूल लीग जो है इसने 1920 में अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था। तो देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा और जान लेंगे। होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक है, और 1920 में इसने अपना नाम बदल लिया। ठीक है, देखिए अब बी में दिया हुआ हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। और एक दिया हुआ है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी।
तो इसका स्थापना 1905 में किया गया था। ये कई बार पूछा गया है सवाल कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु जी थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, और अगर यदि ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले दिया हुआ तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और द सर्वेंट ऑफ इंडिया का सोसाइटी का भी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो है संस्था जो है स्वराज सभा अपना नाम बदल कर लिया, तो वो ऑल इंडिया होम रूल लीग होगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो ए में दिया हुआ है सिकंदर लोदी, बी में है अकबर, सी में है फिरोज शाह तुगलक, डी में है शाहजहां, और ई में दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, अब देखिए सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे। इसका शासनकाल जो है, शासनकाल 1489 से 1517 तक रहा था। ठीक है, ये सिकंदर लोदी जो है ये लोदी वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, इसने जो है 1504 में आगरा को बसाया था। ठीक है, ठीक है, और 1506 में आगरा को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया था। तो सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी लोदी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो ए में है डॉक्टर अम्बेडकर, बी में दिया हुआ है केशव चंद्र सेन, सी में है पंडित रमाबाई, डी में है ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा और जान लेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में किया था। ठीक है, अब जैसे कि सत्यशोधक समाज जो है ये किस लिए जाना जाता था। तो ये आंदोलन जो है दलितों और निम्न जाति के लोगों के लिए कल्याण के लिए किया जाता था। ठीक है, दलितों और निम्न जाति के लोग। अब ये ज्योतिबा फुले के विषय में एक चीज महत्वपूर्ण जान लीजिए। ज्योतिबा फुले जो है इनका प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, और इसका रचना जो इन्होंने जो है 1872 ईस्वी में किया था। ठीक है, देखिए यहाँ से एक सवाल आ जा रहा है कि अगर यदि ये सवाल पूछा जाए कि गुलामगिरी की रचना को किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले ने किया था। कि कब किया था? 1872 में। ठीक है, और इस पुस्तक में, गुलामगिरी पुस्तक में जो है, इसमें निम्न जातियों को ब्राह्मणवाद तथा उसके धर्म ग्रंथ से बचने की सलाह दी गई। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो ए में दिया है लॉर्ड कर्जन, बी में लॉर्ड मिंटो, सी में है लॉर्ड हॉर्डिंग, और डी में दिया हुआ है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ठीक है, तब देखिए लॉर्ड कर्जन ने कब करवाया था। तो देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। देखिए इसमें सर्वप्रथम जो है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षक को सरकार का एक विभाग के रूप में बना दिया गया। ठीक है, और अंतिम में 1904 में लॉर्ड कर्जन ने इसको एक विभाग की स्थापना कर दी। ठीक है, वर्तमान में की स्थिति में हम लोग जान लेंगे। वर्तमान में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है,
देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगर यदि पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके अधीन में आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन में आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। तो ए में दिया हुआ है लखनऊ समझौता, बी में है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, सी में है स्वशासन अधिनियम, डी में है बंगाल समझौता। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अभी एक में जो दिया हुआ है लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि लखनऊ समझौता कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में हुआ था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि 30 दिसंबर 1906 को कौन सी घटना घटित हो, तो 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें साम्राज्य बटा हुआ था। तो ए में दिया हुआ है गुप्त वंश, बी में है जनपद, सी में है अमात्य, डी में है गमिका और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग और विस्तार से समझेंगे। तो देखिए इसका संरचना हम लोग इस प्रकार देखेंगे कि सबसे पहले है सातवाहन साम्राज्य, ये जो केंद्र में सत्ता था। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य जो है वो जनपद में विभाजित थे। ठीक है, साम्राज्य जो है वो जनपद में विभाजित थे। जनपद जो है वो आहार में विभाजित थे। ठीक है, और आहार के नीचे ग्राम था, तो सबसे छोटी इकाई जो है ये ग्राम थे। तो देखिए इसके विषय में और थोड़ा हम लोग जान लेंगे। तो सातवाहन साम्राज्य जो वो जनपद में बटे हुए थे। ठीक है, और जनपद आहार में बटे हुए थे। ठीक है, और आहार के अंतर्गत निगम और कई गांव आते थे। निगम और कई गांव मतलब एक से अधिक गांव आते थे। ठीक है, और आहार का शासन जो है वो अमात्य चलाते थे, इसका शासन अमात्य चलाते थे। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि आहार का नियंत्रण कौन करते थे सातवाहन साम्राज्य में, तो अमात्य करते थे। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, साम्राज्य बटा हुआ था। तो अमात्य यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अमात्य वो कोई संरचना नहीं था। अमात्य एक पदाधिकारी होते थे जो आहार को देख रेख करते थे। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ जनपद बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली पहली बार किस राजपूत वंश के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी। तो ए में है चाहवान, बी में है चौहान, सी में है तोमर, डी में है गुप्त राजवंश और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा तोमर। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और जान लेंगे। दिल्ली नगर की स्थापना जो है, इसका स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने किया था। और जिस वक्त इसकी स्थापना की थी, दिल्ली की स्थापना, तो उस वक्त दिल्ली नहीं था इसका नाम। उस वक्त इसको लगभग 11वीं शताब्दी में किया था इसकी स्थापना। ठीक है, और उस वक्त इसका नाम दिहलिका थी। ठीक है, दिहलिका नाम से इस नगर को बसाया गया, जो बाद में दिल्ली नाम से प्रचलित हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर तोमर राजवंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो ए में दिया है लॉर्ड डफरिन, बी में है लॉर्ड कर्जन, सी में लॉर्ड साइमन, डी में लॉर्ड रॉबर्टसन और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। ठीक है, और इसके विषय में थोड़ा और जान लेंगे। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई एग्जाम में पूछ देता है कि इस शासक का शासनकाल कब था। लॉर्ड गवर्नर जनरल का शासनकाल को पूछ दिया जाता है कि जैसे लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है 1889 से 1905 तक रहा था। ठीक है, और देखिए इसने एक काम और किया था 1904 में ही। 1904 में इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसके विषय में हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, और एक चीज इसके विषय में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इसी के शासनकाल में
मतलब लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, जिसके वजह से इसे काफ़ी आलोचना झेलना पड़ा था। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? ए में दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, बी में मोहम्मद गफ्फार खान, सी में लाला लाजपत राय, डी में बाल गंगाधर तिलक और ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 10 रोजा नामक पत्रिका जो है अब अब्दुल गफ्फार खान ने प्रकाशित करते किए थे, ठीक है। तो देखिए इसने जो है इसके विषय में हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे 10 रोजा के विषय में, ठीक है। तो 10 रोजा जो है इस पत्रिका को पश्तो भाषा में, ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि किस भाषा में प्रकाशित हुआ तो पश्तो भाषा में पख्तून नामक पत्रिका से प्रकाशित हुए थे। तो इसी को आगे चलकर 10 रोजा के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो देखिए इससे एक सवाल और बन जाता है, यदि ये पूछा जाए कि 10 रोजा पत्रिका का पुराना नाम क्या था तो वो पख्तून था, ठीक है। तो पश्तो भाषा में अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो भाषा में पख्तून नामक एक पत्रिका निकाली थी, ठीक है, और उसी को आगे चलकर 10 रोजा के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। अब देखिए गफ्फार खान के विषय में हम लोग थोड़ा और जानेंगे। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। और देखिए इसके विषय में एक चीज और प्रचलित है कि अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इसको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि किसको सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। देखिए जो चीज हम इसमें बता रहे हैं वो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो देखिए यहाँ पूछ रहा है नहीं दिया, नहीं पे हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। ए में दिया हुआ हर्षवर्धन, बी में है कनिष्क, सी में अशोक, डी में पुष्यमित्र सुंग। तो देखिए अशोक तो बौद्ध मत से जानते थे, इसके विषय में तो हम लोग कन्फर्म है। अब ए में दिया हुआ हर्षवर्धन और बी में कनिष्क दिया हुआ है, तो हर्षवर्धन और कनिष्क भी ये दोनों भी बौद्ध मत के विस्तार में योगदान दिया था। लेकिन पुष्यमित्र सुंग जो है इन्होंने बौद्ध मत में विस्तार में कोई योगदान नहीं दिया था, बल्कि बौद्धों को ये इन्होंने काफी प्रचारित किया था, ठीक है। तो देखिए पुष्यमित्र सुंग के विषय में हम लोग जानेंगे। ये जो है ये सुंग वंश के संस्थापक थे, ठीक है। मौर्य वंश के बाद सुंग वंश आता है। तो मौर्य वंश के जो अंतिम राजा बृहद्रथ थे उसके सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग, और इन्होंने धोखे से बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद सुंग वंश की स्थापना किया, ठीक है। और पुष्यमित्र सुंग के विषय में कहा जाता है कि ये कट्टर ब्राह्मणवादी थे, ठीक है। पुष्यमित्र सुंग जो है वो कट्टर ब्राह्मणवादी थे, ठीक है। एक बौद्ध ग्रंथ के रचना के अनुसार बताया जाता है कि पुष्यमित्र सुंग जो है ये बौद्धों का हत्यारा इसे बताया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बौद्धों का हत्यारा किस शासक को माना जाता है तो पुष्यमित्र सुंग के होंगे, ठीक है। साथ ही जो है इन्होंने पुष्यमित्र सुंग जो है उन्होंने कई बौद्ध मठ जो कि सम्राट अशोक ने बनाए थे या फिर उनके पहले जितने भी शासक ने बनाए थे उनमें से अधिकांश मठ और बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। एक ज्ञात जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि पुष्यमित्र सुंग ने अशोक द्वारा बनाए गए लगभग 84,000 स्तूप को नष्ट किया था, ठीक है। स्तूप किससे संबंधित है तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो इसको क्या किया था, नष्ट किया था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं को मारा जाता था, मारता था, ठीक है। बौद्ध के मठ और विहार को नष्ट किया था, ठीक है। ये एक तरह से बौद्ध के एकदम खिलाफ थे। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी तो ए में दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बी में दिया है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, सी में है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था, ठीक है। डी में दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तो इसमें से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ है उसी को हम लोग
बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन जो है वो 1860 में किया था। ठीक है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन कब किया था? इन्होंने आनंद मठ का लेखन 1882 में किया था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिविल परीक्षा में इन्होंने 1863 में पास की थी। तो देखिए कौन सबसे पहले घटना घटाया? तो सबसे पहले घटना घटा है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इधर एक पक्ष में दिया हुआ है संस्थान और दूसरा में है संस्थापक। ठीक है, तो एक में दिया हुआ है बनारस संस्कृत कॉलेज का संस्थापक विलियम जोन्स है, या फिर कोलकाता मदरसा का संस्थापक वारेन हेस्टिंग्स है। तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक आर्थर वेलेस्ली है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? तो ए में दिया हुआ 1 और 2, तो मतलब क्या 1 और 2 सही है, या फिर सिर्फ केवल 2 सही है। सी में दिया हुआ है केवल 1 और 3 सही है, या डी में दिया हुआ है केवल 3 सही है, या ई में है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग देखिए बताएं, मिलाएंगे। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। कब किया था? तो 1791 में। ठीक है, तो इस तरह से ये सही सुमेलित नहीं है। बी में देखें कोलकाता मदरसा। कोलकाता मदरसा की स्थापना जो है वो वारेन हेस्टिंग ने करवाया था, और ये 1780 में करवाया था। तो ठीक है, तो इस तरह से दूसरा मिल रहा है। और तीसरा में देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, और ये कब किया था? तो 1800 में किया था, 1800 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए फोर्ट विलियम के विषय में एक चीज़ और जान लेंगे कि इसका यहाँ पे जो है वो जितने भी नए सिविल सेवा परीक्षक जो थे, सिविल सेवा परीक्षा पास करके जो आते थे, तो उनका जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता था। अब देखिए कह रहा है कि कौन कौन सुमेलित है। तो एक सिर्फ 2 सुमेलित है कि कोलकाता मदरसा का संस्थापक वारेन हेस्टिंग थे। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है। तो ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में है अलेक्जेंडर रीड, सी में है थॉमस मुनरो, और डी में है लॉर्ड मैकाले। तो देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के विषय में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल के अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना की प्रारंभ किया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया था। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त क्या था? अस्थाई बंदोबस्त जो है वो जमींदारों से राजस्व वसूलने का एक पद्धति था। अब देखिए ये तो अस्थाई बंदोबस्त हुए, लेकिन यहाँ पूछ रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो जिस तरह से बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का व्यवस्था किया था, उसी तरह मद्रास में, यानी दक्षिण भारत के विशेष करके मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की। ठीक है, अब देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था उसके विषय में देखिए। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो किसानों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। ठीक है, देखिए इन दोनों में फर्क हम लोग समझेंगे। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो जमींदारों से संबंधित है, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त वो किसानों से संबंधित है। ठीक है, अब इसको देखिए प्रारंभ करने का श्रेय अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस किया हुआ है, बी में अलेक्जेंडर रीड और सी में थॉमस मुनरो। तो देखिए अस्थाई रैयतवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी? तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो इस तरह से इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी और सी दोनों हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा, लेकिन एक से अधिक आ रहा है इसका आंसर। इस तरह से बी और सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक काकतीय राज्य में अंतिम महत्वपूर्ण समुद्री पतन था। ठीक है, तो ए में दिया हुआ है काकीनाडा, बी में दिया है मोटुपल्ली, सी में दिया है मछलीपट्टनम, जी में नेल्लूरू। ठीक है, तो देखिए काकतीय राज्य का अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन जो था वो समुद्री पतन वो मोटुपल्ली था। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए काकतीय राजवंश के विषय में थोड़ा हम लोग जानेंगे। इसका जो है संस्थापक, इस वंश का संस्थापक जो है बीटा राजा था। इसने जो है नलगोंडा में एक छोटी सी राज्य की स्थापना की जिसको काकतीय राज्य कहते हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी वारंगल थी। ठीक है, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसी राज्य का एक जो है मोटुपल्ली था, बंदरगाह है, जो इस राज्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यापनी किसका एक संप्रदाय था? ए में है बौद्ध धर्म का, बी में है जैन धर्म का, सी में है शैव धर्म का, डी में है वैष्णव धर्म का, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। यापनी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यापनी के विषय में हम लोग थोड़ा जान लेंगे। यापनी जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है और इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से होता है। ठीक है, लेकिन इसका पालन जो है, इसके नियम व्यवस्था को पालन श्वेतांबर भी करते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो दिगंबर संप्रदाय से हुई। तो इस तरह से इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो ए में दिया है पोएगई, बी में दिया है तिरुज्ञान, सी में है पूडम, डी में है तिरुमंगई और ई में है इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो देखिए अलवार संत नहीं था, पूछ रहा है नहीं कौन नहीं था, तो तिरुज्ञान जो है वो अलवार संत नहीं था, ये एक नयनार संत था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के धार्मिक प्रथाओं में के संदर्भ में आस्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ए में दिया है बौद्ध मत से, बी में है जैन मत से, सी में है वैष्णव मत से, सी डी में है शैव मत से और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो ये जो है यह एक जैन मत से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से जान लेंगे। तो ये जो है श्वेतांबर का एक संप्रदाय है। ठीक है, आस्थान कवासी जो है श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1476 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो इस तरह से अगर ये पूछा जाए कि स्थान कवासी किस संप्रदाय से, जैन के किस संप्रदाय, तो वो श्वेतांबर से निकला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए में दिया है महापौरतोल, बी में है प्रशासन प्रबंधन, सी में है मार्ग निर्माण, डी में है राजस्व प्रबंधन और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एनोमोग्रोही जो है वो मार्ग निर्माण से संबंधित है। ठीक है, यानी वो मार्ग निर्माण के अधिकारी थे, होते थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए और एक मौर्य वंश से एक सवाल और आता है, बहुत बार पूछा गया है सन्निधाता के विषय में। सन्निधाता जो है वो राजकीय कोष का अध्यक्ष कहा जाता था। ये कई एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, सन्निधाता राजकीय कोष के अध्यक्ष, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? ए में दिया हुआ है विदक भागम, बी में है हिरण्य, सी में है उदरंग, डी में है उपरनिका और ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं और उनमें से एक से अधिक। तो देखिए प्राचीन भारत में सिंचाई कर को जो है विदक भागम कहा जाता था। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, विदक भागम को दूसरा नाम दे सकते हैं तो उदक भाग भी कहा जाता था, उदक भाग भी कहते थे। ठीक है, यानी प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विगत भागम या उदक भाग कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए बी में दिया हुआ हिरण्य, हिरण्य जो है
हिरण्य क्या है? तो हिरण्य जो है मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। ठीक है। अब देखिए सी में दिया हुआ है उदरंग। उदरंग जो है गुप्त काल में यानी गुप्त वंश के समय में भूमि कर होता था। ठीक है। और डी में है उपरनिका। तो उपरनिका भी एक भूमि पर अस्थाई या अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर था, लेकिन ये जो है ये राजपूताना शासन काल में लिया जाता था। ठीक है। राजपूताना शासन काल में भूमि पर लिया जाने वाला किसानों से लिया जाने वाला कर था जिसको उपरनिका कहते थे। ठीक है। तो इस तरह से इस चारों के विषय में हम लोग याद कर लेंगे या नोट कर लेंगे। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर, तो सिंचाई कर जो है विगत भागम होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए में है महापद्म नंद, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है अशोक और डी में है समुद्रगुप्त और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख के विषय में तो हम लोग जानते हैं, तो लेकिन इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है इस पर जो है इस स्तंभ से अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। क्योंकि देखिए अशोक स्तंभ लेख जो है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ लेख और इस अशोक स्तंभ लेख पर ही समुद्रगुप्त के शासन काल के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है। ठीक है। और इसी स्तंभ में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विषय शासनकाल के बारे में वर्णन किया था। ठीक है। और इस स्तंभ को जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है इसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो ये अशोक से भी संबंधित है और समुद्रगुप्त से संबंधित है। इस लेख पर अशोक के भी कार्यकाल के विषय में और शासनकाल के विषय में वर्णित दिया हुआ है और समुद्रगुप्त के बारे में भी वर्णित किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी इन एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? ए में दिया हुआ है शेख जमालुद्दीन, बी में है अलबरूनी, सी में है मिल्हाज उल सिराज, डी में है जियाउद्दीन बर्नी और ई में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो तबकात ए नासरी का जो है लेखक मिल्हाज उल सिराज थे। ठीक है। और ये किताब जो है वो सुल्तान तबाकत ए नासरी जो है ये सुल्तान नासिरुद्दीन के समर्पित है। ठीक है। नासिरुद्दीन से संबंधित है। ये सवाल पूछा जाए कि तबाकत ए नासरी किस शासक के विषय में है? तो ये नासिरुद्दीन के विषय में है। ठीक है। इस ग्रंथ में कुल 23 अध्याय है। ठीक है। इसका लेखक थे मिन्हाज उल सिराज। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पूछ रहा है नहीं है। ठीक है। तो ए में दिया हुआ है इब्न बतूता मोरक्को का है, या फिर बी में है मार्को पोलो इटली, सी में है अब्दुल रजाक तुर्की और डी में है नूनीज पुर्तगाल। तो ए को सब देखेंगे तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के ही यात्री थे। ठीक है। तो इस तरह से ये तो सही है, ये सुमेलित है। ये 1333 ईस्वी में भारत आए थे और इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। अगर ये पूछा जाए कि किसके शासनकाल में आया था तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है। और इब्न बतूता का प्रसिद्ध पुस्तक रेहला है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये कई बार सवाल में पूछा गया है कि इब्न बतूता का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला है। ठीक है। इसमें उन्होंने अपने यात्रा का वृतांत बताया गया। ठीक है। अब देखिए बी में देखेंगे, बी मार्को पोलो भी जो है वो इटली का प्रसिद्ध यात्री था, तो ये भी सही है। ठीक है। और वो भारत कब आया था? तो वो पांडे वंश के शासक यानी पांडे शासक मारवर्मन कुलशेखर
के शासनकाल में आए थे। ठीक है, अब देखिए सी में दिया है अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जो है वो तुर्की का नहीं, वो ईरान का यात्री था। ठीक है, तो इस तरह से ये सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा जानेंगे, ये कब आया था। तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य की में आप इसके बारे में पढ़िएगा। तो ये देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया था। डी में दिया है नुनीज। नुनीज पुर्तगाल के ही यात्री थे और ये भी विजयनगर साम्राज्य में ही आए थे, लेकिन ये आए थे अच्युत राय के शासनकाल में। नुनीज एक घोड़े का व्यापारी था। अगर ये पूछा जाए कि नुनीज क्या कौन थे या किस चीज़ है, तो ये एक यात्री के साथ साथ ये एक घोड़े का व्यापारी भी था। ठीक है, जो अच्युत राय के समय में विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं, ईरान का है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। ए में दिया है गेहूं की, बी में है जौ की, सी में है चना की, डी में है मक्का की, और ई में है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मक्का का, क्योंकि मक्का जो है मुख्यतः पुर्तगाली लाए थे। मक्का की खेती जो है वो पुर्तगाली अपने साथ लेकर आए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है। तो ए में दिया हुआ है शम्स है सिराज अफीफ, बी में है जियाउद्दीन बर्नी, सी में है ख्वाजा अब्दुल सदम इमानी, और डी में है सिराजुद्दीन यली यदजी। तो तारिक ए फिरोज शाही का लेखक जो है वो शम्स ए इराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी, ये दोनों जो थे दोनों इतिहासकार मिलकर लिखे थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ई हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था। ए में है आगरा, बी में है इलाहाबाद, सी में है जौनपुर, डी में लखनऊ, और ई में दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जौनपुर जो है इसको भारत का सिराज कहा जाता था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जौनपुर के विषय में जान लेंगे। जौनपुर की स्थापना जो है तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने किया था। अब देखिए इसके विषय में आप थोड़ा विस्तार से जानेंगे। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 में जौनपुर स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य की कब बन गया, तो ये जौनपुर महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल में 1394 में जौनपुर एक स्वतंत्र शासक राज्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो ए में दिया हुआ है तारिक ए हिंद। तो तारिक ए हिंद का लेखक जो है इब्न बतूता नहीं, इसका लेखक जो है अल बरूनी थे। तो इस तरह से ये भी सही नहीं है। ठीक है, बी में लिख दिया हुआ है तारिक ए दिल्ली। तो तारिक ए दिल्ली का लेखक जो है इसका अमीर खुसरो थे, ये नहीं थे अमीर खुसरो। ठीक है, तो इस प्रकार बी भी सही नहीं है। अब देखिए सी में देखते हैं रेहला। तो रेहला का लेखक पिछले क्वेश्चन में ही पढ़े थे कि रेहला का लेखक जो है वो इब्न बतूता था। ठीक है, तो इस तरह से सी भी सही नहीं है। अब देखिए डी में दिया है तवाकते नासरी। तो तवाकते नासरी का लेखक कौन था, पिछले सवाल में पूछे थे। तो तवाकते नासरी का लेखक जो है वो मिनहाज उल सिराज थे। अब देखिए सवाल कर रहा है सम्मिलित है, तो इस तरह से कोई भी सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि तारिक ए हिंद का लेखक अल बरूनी थे, तारिक ए दिल्ली का लेखक अमीर खुसरो है, और रेहला का लेखक जो है, रेहला एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और तवाकते नासरी का लेखक जो है वो मिनहाज उल सिराज थे। तो इस तरह से कोई भी नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। ए में दिया है अल्बुकर्क, बी में है रॉबर्ट क्लाइव, सी में दिया है फ्रांसिस डुप्ले, डी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए इसे क्यों कहा जाता था स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, क्योंकि ये एक सैनिक थे, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव एक सेना नायक थे, लेकिन सेना नायक के रूप में ये यानी सैनिक के रूप में जननायक इसे माना जाता था। तो इसीलिए इसको विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न एक सेना नायक कहा था। अगर ये सवाल पूछा जाए कि रॉबर्ट क्लाइव को किसने स्वर्ग से उत्पन्न एक सेना नायक कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम पिट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। ए में दिया है लॉर्ड मेयो, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में लॉर्ड एटली, डी में लॉर्ड कर्जन, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत का सुधारक भी कहा जाता है, ठीक है। इसने जो है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में फौजदारी और दीवानी मामले को अलग अलग व्यवस्थित किया, ठीक है। हालांकि देखिए फौजदारी और दीवानी मामला को अलग अलग करने का जो है शुरुआत जो है वो वारेन हेस्टिंग ने ही शुरू कर दिया था। अगर इस तरह से पूछा जाए, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा ऑप्शन में, तो वारेन हेस्टिंग ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसे सफल तरीका से बनाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और देखिए इसके विषय में और हम लोग जानेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में। इन्होंने 1763 में एक कॉर्नवालिस संहिता लागू किया था, और इसके तहत जो है वो उन्होंने शक्तियों का पृथकीकरण किया था, मतलब न्यायपालिका को प्रशासनिक विधायिका से अलग किया था विशेष रूप से, ठीक है। तो शक्तियों का पृथकीकरण किया था, मतलब अलग अलग किया था। और इसी संहिता के तहत कर और मतलब टैक्स और न्याय प्रशासन को अलग किया था, ठीक है। तो इस तरह से न्यायिक जो है संगठन को संगठनात्मक रूप दिया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इस तरह से इसी भी कारण से इसे भारत के सुधारक के रूप में इसे माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। तो ए में है जनरल हेनरी प्रेस्टगार्ड, बी में है कैप्टन स्लीमन, सी में दिया हुआ है अलेक्जेंडर वंश, डी में है कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है कैप्टन स्लीमन हो जाएगा, ठीक है। ठगों का दमन के लिए कैप्टन स्लीमन को जाना जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में जानेंगे कि ठग को किसको कहा जाता है। तो देखिए ठग जो है वर्तमान जैसे ठग कर लेते इसके रूप में नहीं थे, तो ठग जो है वो काली, दुर्गा या भवानी के उपासक मानते थे खुद को। हालांकि देखिए इस प्रथा में यानी ठग प्रथा में मुस्लिम भी शामिल थे, ऐसा नहीं थे कि सिर्फ हिंदू ही थे, उसमें मुस्लिम लोग भी शामिल होते थे, ठीक है। अब देखिए लेकिन ठग करता क्या था इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानेंगे। ठग जो है वो किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता था। ठग अपने शिकार को बनिज कहता था, ठीक है। और जिसको वो शिकार बनाते थे उसका जो है गला जो है रुमाल या किसी अन्य चीज से गला घोंट करके मतलब गला दबा कर मार देता था, और उसके सिर को काट करके सिर काट कर वो देवी माँ को चढ़ा देता था, ठीक है। तो इस तरह से उसमें उसका ये आस्था था कि इस तरह से करने से मुझे प्रसिद्धि मिलती है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को खत्म करने का श्रेय जो है कैप्टन स्लीमन को जाता है, ठीक है। और ये इस तरह से क्यों करता था, क्योंकि उनका मानना था ये विधि का विधान है, ठीक है। वो जितने अधिक
लोगों को शिकार करके वो उसका गला काट कर देवी माँ के ऊपर चढ़ाता था, उतना ही वो अपने आप को देवी माँ के उपासक बड़ा भक्त समझते थे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कैप्टन सलीमन को इसके विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, अगर ये पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा को खत्म किया, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, और इस कार्रवाई के द्वारा 1500 ठगों को गिरफ्तार करके उसे फांसी पे चढ़ाया। लगभग हजारों लोग को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया। ठीक है, तो इस प्रकार अंततः 1837 में ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, देखिए अब इसमें समझ में आया कि ठग प्रथा वास्तव में क्या चीज़ था। ठग नाम से तो पता चल रहा है कि किसी का मतलब जेब मार लेना, जेब कतरे के रूप में, यानी पॉकेट मार के रूप में लग रहा है, लेकिन ठग का जो था वो काम कितना घृणित था। तो इस प्रकार अंग्रेज विलियम बेटिंग ने 1837 में इसको समाप्त करके इलीगल घोषित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा, कैप्टन सलीमन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।